हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है आप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे भारत की न्यायपालिका के बारे में, और हमने आपसे कहा था कि जो भारत की न्यायपालिका है वो समेकित न्यायपालिका है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली तीन चीजों की बात कर ली थी। अगर मैं बात करूं, पहला हमने जो है बात किया था, जो पार्ट 1 था आपका, उसमें हमने बात किया था न्यायपालिका की जरूरत क्यों। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमने की थी वो की थी कि जो आपकी जुडिशियरी है, ठीक है, या फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, वो जरूरी क्यों है। ठीक है, तो उसकी जरूरत क्यों है। तो हमने आपसे कहा था कि देश में जो है कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए, साथ ही जो है मूल अधिकारों के जो है रक्षण के लिए न्यायपालिका का जो है वो सुदृढ़ होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात की थी हमने, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये हम लोग जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात कर चुके हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी थर्ड जो है पार्ट में, जो या फिर ये दोनों एक ही पार्ट में, भाग 1 में और भाग 2 में हमने चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट, यानी जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, स्थापना के बारे में, सदस्य संख्या के बारे में, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को बेहतर ढंग से जो है संचालित किया जा सके। और हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके बाद हमने एक टॉपिक और कवर किया था आपका, वो था न्यायिक सक्रियता। जो कल जो है हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था वो था न्यायिक सक्रियतावाद। और आप जानते हैं कि भारत में 1980 से 1980 से जो है भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ इसके जो जनक माने जाते हैं भारत में, उनका नाम था P.N. भगवती। हम सारे लोग जो है ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, और कल हमने बहुत ही विस्तार के रूप में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि जो भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जो है उसके जो जनक माने गए हैं वो कौन है, तो वो है आपके P.N. भगवती। ठीक है, और 1980 की उन दशाओं की भी चर्चा की हमने, जिन दशाओं में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है वो सामने निकल के आया। साथ ही साथ हम लोगों ने PIL और SAL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन के बीच के जो अंतर है, जो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, उनको देखने की कोशिश की। और इन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए हम लोगों ने न्यायिक अति सक्रियतावाद, ठीक है, ओवर एक्टिविज्म और ओवर रिचनेस एक्टिविज्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम और इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हम लोगों ने ये देखा। और उम्मीद है कि आप लोग जो है उस वीडियो से लाभान्वित जरूर हुए होंगे, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2020 एंड आल्सो सम ऑफ द इंटरव्यूज। तो उसमें जुडिशियल जो है ओवर एक्टिविज्म की बात जो है वो इंटरव्यू में भी लगातार आपसे पूछी जाती है कि जो है न्यायपालिका के अति सक्रियतावाद के नुकसान क्या क्या है। ठीक है, या फिर न्यायपालिका को अति सक्रिय होने से बचना चाहिए, किन मामलों में न्यायपालिका जो है सक्रियता से अति सक्रियता की तरफ बढ़ जाती है। तो मैंने आपको एक केस भी बताया था HD देवगौड़ा वाला, जिसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था कि उनके जो बहुमत है उसको सिद्ध करने के लिए जो है वो पिटिशन जो दायर हुई थी, लिटिगेशन, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से जो है रिमेंबर होंगी, सारी चीजों की चर्चा हमने की थी।
तो हमने आपको सबसे पहली क्लास में जो बताया था वो बताया था भारत में एकीकृत या भारत में समेकित न्याय प्रणाली व्यवस्था है। क्या है? भारत में समेकित न्याय व्यवस्था है, ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, समेकित न्याय व्यवस्था का क्या मतलब हो जाता है? तो यानी सबसे ऊपर अगर ये न्याय व्यवस्था का ट्रायंगल है तो यहां सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट और यहां फिर हाई कोर्ट्स और साथ ही साथ सबसे निचले पायदान पर वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिगर आपको समझना चाहिए कि जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो टॉप मोस्ट है भारत में और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अगर हम बात करें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को है। और आर्टिकल हमने 13 की बात की थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है कि संसद द्वारा बनाए गए किन्हीं कानूनों को अगर वो मूल अधिकारों का बेसिकली उल्लंघन करते हैं तो उसको वो संसद जो है वो न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट आपको शून्य घोषित कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मूल ढांचे में, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है परिवर्तन करने की कोशिश करे। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद से आप जानते हैं कि हर मामले चाहे वो 9वीं सूची में ही क्यों ना हो, 9वीं अनुसूची में, उस पर भी जो है न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जो है उसकी न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास, ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो बिल्कुल बहुत वार्म गुड इवनिंग है आप सबको। एक बार आप सब जो है ये क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही जो है बेहतर तरीके से क्लास होने वाली है आपकी। और आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस हाई कोर्ट्स। ठीक है, यानी हम आज की क्लास में क्या बात करेंगे? तो हम आज की क्लास में बात करेंगे उच्च न्यायालयों की। आपको पता है उच्च न्यायालय भारत के सभी राज्यों में है। हालांकि जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 7वें संविधान के संशोधन 1956 के बाद से ये कहा जाने लगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आपकी उच्च न्यायालय हो सकता है। तो अगर हम भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत की बात करते हैं तो 1862 फोकस कीजिएगा, ये डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1862 वो समय जब भारत में 3 न्यायालय, तो कौन कौन से? कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, साथ ही साथ आपका बंबई हाई कोर्ट, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये 3 उच्च न्यायालय आपके बनाए गए थे। कब बनाए गए ये? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये हाई कोर्ट्स आपके बनाए गए थे 1862 में। ठीक है, तो यहां से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम न्यायालयों की बात करते हैं तो आपके सर्वप्रथम न्यायालय भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में खोले गए। कब खोले गए? ये खोले गए 1862 में। ये उच्च न्यायालयों की बात है। ठीक है, इसके बाद 1866 1866, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो गठन किया गया है। कब? 1866 में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कब आती है आपकी? जो है वो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अस्तित्व में आती है। 1950, वर्ष 1950, ठीक है, इसके बाद सारी चीजें चलती है। वर्ष 1950, ठीक है, तो भारत की आजादी के बाद जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग से जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए वो अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अलग अलग हाई कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। कब यह कार्य होता है? यह कार्य होता है 1950 में। 6 वर्षों बाद, ध्यान रखिएगा, 6 वर्षों बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 7वां संविधान संशोधन किया जाता है।
7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक प्रावधान लाया जाता है जिसमें एक जो उच्च न्यायालय है, जो एक आपका हाई कोर्ट है, वो एक से अधिक, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान बनाया गया है, एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। यह बात आपको ध्यान देनी है। रीजन क्या था कि 1956 से ही 1956 में किया गया ये, और आपको पता है 1956 से ही राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हो गया था, यानी कई सारे राज्य एकाएक पुनर्गठन जो है राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट कर दिया गया था, और कई सारे राज्य एकाएक जो है वो सामने उभर के आने लगे थे, और सबके लिए एक साथ हाई कोर्ट्स का स्टैब्लिश करना ये भारत के लिए उस समय मुमकिन नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें एक प्रावधान किया जाता है कि जो है अब जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक से अधिक राज्यों को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कर सकते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा एक ही न्यायालय को एक से अधिक राज्यों में कार्य करने के लिए जो है वो जो है बना दिया गया कि वो एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो है कई सारे राज्य एकाएक सामने आने लगे थे, और हर राज्य के लिए मैंने बताया जैसे आपको कि जो है हाई कोर्ट्स की स्थापना करना ये मुमकिन कार्य नहीं था। तो बहुत अच्छा है। तो एक बार आप सारे लोग आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां है, आपका भाग 5 में, और हाई कोर्ट की चर्चा संविधान के भाग 6 में की गई है। तो हाई कोर्ट आपका किस भाग में है? हाई कोर्ट आपका जो है वो भाग 6 में है। हाई कोर्ट किस भाग में है? तो ध्यान रखिएगा, भाग 6। ठीक है, तो भाग 6 में अनुच्छेद 214, बिल्कुल ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231, यानी अनुच्छेद 214 से लेके 231। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक आपके हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 214 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट का गठन जो है वो किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन जो है उसकी प्रक्रिया कहां दी गई है? तो उसकी प्रक्रिया जो है वो दी गई है आर्टिकल 214 में, यानी यह कहा गया है 214 में कि जो एक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और ये 214 में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट होगा, जबकि गठन 216 उसकी प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया आपकी जो है 216 में बताई गई है। 214 में क्या है कि 214 में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल 214 के तहत किया गया है, जबकि 216 हाई कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया को बताता है, यानी वो प्रोसेस क्या है जिसके आधार पर हाई कोर्ट्स का गठन यानी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के गठन में आपको पता है कि कौन कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरे क्या होंगे, सेकंड नंबर पर क्या होंगे, आपके न्यायाधीश होंगे। कौन होगा? न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो एक होंगे, और न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो जरूरत के हिसाब से होगी। किसके हिसाब से? जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति, जरूरत के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब जो ये न्यायाधीश होंगे, जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये कौन होगा, ये जो है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के, राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के परामर्श के आधार पे, ठीक है। तो जो ये आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो करेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वो संबंधित न्यायालय राज्य के राज्यपाल से पूछेंगे, और किससे पूछेंगे, वो पूछेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 3 लोगों का रोल हो गया। एक राष्ट्रपति तो नियुक्त करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया यानी सीजेआई और राज्यपाल, जिस राज्यपाल में उसकी नियुक्ति है, उससे आप परामर्श लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब वो न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे होंगे अदर देन चीफ जस्टिस, तो वो फिर किसकी परामर्श लेंगे, वो लेंगे परामर्श हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। यानी अब जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया है, तो किसकी परामर्श लेंगे वो, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पे वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल, एक बार आप सारे लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है क्लास ये होती है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी। अभी तक हमने कहा आपसे कि 1862 से भारत में उच्च न्यायालयों की शुरुआत होती है। शुरुआत में 3 है। 1866 में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है। 1950 के बाद से हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट बनाया जाता है। 1956 के बाद राज्यों का पुनर्गठन होता है। कई सारे राज्य एक साथ सामने आते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि एक से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय को कार्य करने का अधिकार दे दिया जाता है, और यह होता है आपका 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो मैंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का रोल होगा। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे यहाँ के हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति उसी न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा, उन्हीं के परामर्श पर वो की जाएगी। तो अब आइए योग्यता की बात कर लेते हैं कि कौन जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, यानी योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में देखे थे, यहां देखिए पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले वह भारतीय नागरिक हो, ऐसा जो है प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, और भारतीय नागरिक ही जो है वो न्यायाधीश बन सकता है। दूसरा क्या है कि 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। दूसरा है आपका, या तो उसको 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, या फिर वो 10 वर्ष, या फिर वो 10 वर्ष ही, या फिर 10 वर्ष वह क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो वो 10 वर्ष क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या फिर उसको जो है 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, ठीक है। तो अगर ऐसी योग्यता वो रखता है, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, न्यायाधीश के पद पर उसको नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। तो योग्यता में 2 बातें हो गई आपकी, एक तो या तो उसको जो है 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, या फिर वो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, और साथ ही साथ वह भारत का नागरिक हो। ऐसा होना अनिवार्य है न्यायाधीश बनने के लिए। तो गठन से संबंधित आपने देखा, आपने जो है योग्यता संबंधित देखा। अब आइए बात करते हैं कार्यकाल की। किसकी? कार्यकाल की, यानी न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद, न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद जो है कार्यकाल क्या होगा उसका, बिल्कुल फोकस रहिएगा। तो कार्यकाल के बारे में क्या प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा
जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष था, वही हाई कोर्ट में जो कार्यकाल होगा वो 62 वर्ष होगा, यानी मैक्सिमम उसकी जो कार्य अवधि होगी वो 62 साल होगी। दूसरा क्या होगा कि वो या तो अपना त्यागपत्र दे दे, यानी अगर राष्ट्रपति को वो प्रेसिडेंट को क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, ठीक है, त्यागपत्र देने पर भी उसका कार्यकाल जो है वो समाप्त माना जाएगा। या फिर उसका जो है बिल्कुल तीसरा क्या है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, ठीक है, प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के भेजा जाए और राष्ट्रपति अपनी सहमति व्यक्त कर दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है किस पर, संसद के प्रस्ताव पर। या फिर तीसरा चौथी पॉइंट इसमें जो है स्थानांतरण, ठीक है, तो स्थानांतरण यानी उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में भी उस संबंधित हाई कोर्ट में जो है क्या हो सकता है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो 4 केस हमने देखा कि एक तो वो 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो खत्म हो जाएगा, दूसरा वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप दे तब खत्म होगा, तीसरा वो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए उसके खिलाफ और राष्ट्रपति उस पर सहमति व्यक्त कर दे तब कार्यकाल खत्म होगा, या फिर संबंधित हाईकोर्ट से उसका ट्रांसफर किसी अन्य में कर दिया जाए तब उसका उस न्यायालय से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये 4 आपके जो है प्रावधान है जो कि कार्यकाल के समाप्ति संबंधी है। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि न्यूनतम नियुक्ति में न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, अधिकतम आयु का तो प्रावधान है लेकिन न्यूनतम आयु का, ठीक है, न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज का जो है कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उसको 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव है तो वो कम से कम जो है मिनिमम एज क्वालिफिकेशन को तो क्रॉस कर ही चुका होगा, ठीक है, इस वजह से न्यूनतम आयु संबंधी कोई भी प्रावधान जो है वो संविधान के द्वारा नहीं किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बात वेतन भत्ते की, तो अगर हम बात करें वेतन भत्ते की तो आपको क्या ध्यान रखना है कि समय समय पर अगर न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात करते हैं, ठीक है, वेतन एवं भत्तों की बात करते हैं तो ध्यान रखना है समय समय पर इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है, समय समय पर इसको निर्धारित किया जाता है, यह बात ध्यान रखना है, ठीक है, समय समय पर राष्ट्रपति इसको निर्धारित करता है, ठीक है, और साथ ही साथ इनको अन्य सेवाएं जैसे आवास है, ठीक है, आवास है, वाहन भत्ता है, वाहन भत्ता है, ठीक है, ये सारे के सारे भत्ते भी इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इनके जो वेतन भत्ते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इन पर जो है वो मतदान नहीं होता है, संचित निधि पर भारित व्ययों पर मतदान नहीं होता है, साथ ही साथ इनमें जो है अनावश्यक कटौती, ठीक है, नहीं की जा सकती है, यानी इनके वेतन में जो है वो अनावश्यक कटौती जो है वो नहीं की जा सकती है और मतदान भी इनके वेतन एवं भत्तों पर नहीं होता है, ये संचित निधि पर भारित व्यय, तो ये चर्चा की जा सकती है लेकिन इन पर कोई भी मतदान नहीं होता है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये इनके वेतन भत्ते हैं। न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी बात, तो ध्यान रखिएगा न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक जो है न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा और राष्ट्रपति जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्थानांतरण की बात करें, ठीक है, स्थानांतरण की बात करते हैं यानी ट्रांसफर की बात करें इनकी, तो परामर्श किसका होगा, मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका ट्रांसफर किया जा सकता है।
इनके मनमाने ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा, इनके मनमाने ट्रांसफर को रोकने के लिए, मनमाने ट्रांसफर को रोकने के लिए, मनमाना ट्रांसफर मतलब समझ रहे हैं कि जब मर्जी आया और न्यायाधीश का ट्रांसफर कर दिया गया, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर्स को भी न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यानी इनके ट्रांसफर का जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यायाधीशों के जो ट्रांसफर्स है उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यानी ऐसा ना हो कि ट्रांसफर इनका राजनीति प्रेरित हो या फिर किसी भी अन्य वजहों से जरूरी ना होने के बावजूद इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यह बात ध्यान रखना है कि इनके ट्रांसफर का जुडिशियल रिव्यू, यानी ये अपने ट्रांसफर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो इनके ट्रांसफर को वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में लेकर के उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि फैसला किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और जो परामर्श है वो मुख्य न्यायाधीश का है। बावजूद इसको भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में रखा गया है। तो इससे क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता पता चलती है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो किस हद तक स्वतंत्र है। ठीक है, कि अगर प्रेसिडेंट भी जो है वो मनमाने ढंग से ट्रांसफर करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आइए बात कार्यकारी न्यायाधीशों की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त हो सकता है? तो या तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब नियुक्त होगा जब वो कार्य करने में अक्षम हो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबसे पहला तो पद रिक्त होगा, यानी वो जो है पद रिक्त होगा तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक जो है रिक्त होने पर, ठीक है, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले अगर पद रिक्त है तो उस पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है वो जो है नियुक्त हो जाएगा। या फिर अस्थायी अवकाश पर जो है मुख्य न्यायाधीश चला जाए, तब फिर आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। या फिर जो अभी का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। ठीक है, कार्य निर्वहन में किसी वजहों से वो अक्षम महसूस कर रहा हो तो फिर जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो कौन कौन से हैं? या तो पद रिक्त हो गया हो और नए न्यायाधीश की नियुक्ति तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा, या तो वो कहीं अस्थायी अवकाश पर हो, या फिर अपने कार्य को करने में अक्षम हो। इन तीन कंडीशंस में क्या किया जाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? तो अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है या ध्यान में रखना है। इसके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। किसकी? अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। कब की जाती है? तो ध्यान रखना है, पहला जब काम बढ़ गया हो, जब काम जो है वो बढ़ गया हो। ठीक है, अगर काम बढ़ गया है तो जो है अतिरिक्त, ठीक है, अगर न्यायालय में काम बढ़ गया है तो फिर जो है अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। या फिर बकाया कार्य अधिक है। दूसरा क्या है कि अगर आपका बकाया कार्य, ठीक है, बकाया कार्य अधिक हो गया है तब भी इस कंडीशन में आपके अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट्स में, ताकि काम को समय से निपटाया जा सके। ठीक है, तो ये आपके अतिरिक्त न्यायाधीश हैं और कार्यकारी न्यायाधीश की बात है। आइए अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान ने किस प्रकार से
स्वतंत्रता प्राप्त कराई है, यानी उच्च न्यायालय स्वतंत्र है कि नहीं कुछ पॉइंट से, तो हम देख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है आपका, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। क्या है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात, ठीक है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है। तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे पहला आपने देखा कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, साथ ही साथ इनकी नियुक्ति जो होती है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही नियुक्त कर दिया गया, इसके लिए प्रॉपर जो है एक प्रावधान है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो विधि के स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होती है। दूसरा क्या है कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा है, यानी इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित है। अब अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो वो अनिश्चित है, क्योंकि जब चाहेगा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर के राज्यपाल को हट सकता है। तो कार्यकाल की सुरक्षा है इनकी, यानी जो न्यायाधीश हैं उनको क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। यानी 62 वर्ष के होंगे तभी रिटायर होंगे, या फिर अक्षम हो जाए, और या फिर संसद के द्वारा इनका जो है प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति जो है उस पर सहमति व्यक्त करे। यानी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत इन न्यायाधीशों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इनको क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि इनको वेतन भत्ते वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, किसकी, जो है न्यायाधीशों की सेवा शर्तें भी निश्चित हैं, ठीक है। यानी इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते वगैरह निश्चित है, और वो संचित निधि पर भारित है, और उन पर अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के कार्य कर सकते हैं, इन पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये नियुक्ति विधि के अनुसार है, कार्यकाल की सुरक्षा है, और साथ ही साथ सेवा शर्तें निश्चित है आपकी। इस वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है ये बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर से उन्मुक्त होकर के क्या करते हैं, अपने कार्यकाल का निर्वहन करते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक स्वस्थ लोकतंत्र होने के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिख दें। आइए अब उन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं, जो अनुच्छेद आपके उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो सबसे पहला अनुच्छेद तो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए, आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान करता है, ठीक है। आर्टिकल 214 क्या करता है, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान करता है, ठीक है। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 गठन के बारे में बताता है, और गठन की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। आर्टिकल 216 हाईकोर्ट के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि हाईकोर्ट का गठन किस प्रकार किया जाएगा। आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 नियुक्ति दशाओं के बारे में बताता है कि किन दशाओं में इनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी आर्टिकल 217 नियुक्ति दशाओं की चर्चा करता है, ठीक है। क्या करता है, आर्टिकल 217 नियुक्ति दशाओं की चर्चा करता है, ठीक है। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 में क्या है, शपथ का प्रावधान किया गया है कि जो न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ है वो किस प्रकार की होगी। संविधान के रक्षण परिरक्षण की शपथ लेते हैं और विधि के अनुसार कार्य करेंगे, ऐसी शपथ है। तो आर्टिकल 219 में जो है वो इनके शपथ की बात की गई है। आर्टिकल 221, ठीक है, आर्टिकल 221 में इनके वेतन भत्तों की चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की चर्चा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सारे के सारे आर्टिकल है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट, आर्टिकल 216 गठन संबंधी प्रस्ताव, आर्टिकल 217 इनके नियुक्ति की दशाओं का वर्णन, आर्टिकल 219 शपथ का प्रावधान, आर्टिकल 221 वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। साथ
साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल 225 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 222 में स्थानांतरण संबंधी और आर्टिकल 225 में आपके क्षेत्राधिकार की चर्चा है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल और महत्वपूर्ण है आपके। आर्टिकल 222 में क्या चर्चा है, इनके स्थानांतरण की, किसकी, स्थानांतरण की चर्चा है, ठीक है। इनका ट्रांसफर किस प्रकार किया जाएगा। आर्टिकल 225 क्या बताता है आपको, क्षेत्राधिकार के बारे में। तो जो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार है उनके बारे में कौन बताता है आपको, आर्टिकल 225। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। जबकि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बचता है आपका, वो है आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 क्या बताता है, साझा न्यायालयों के बारे में। क्या, साझा न्यायालयों के बारे में आपका कौन सा आर्टिकल बताता है, तो वो बताता है आर्टिकल 231। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने लगभग 7 से 8 आर्टिकल की चर्चा की, जिसमें हमने आपसे कहा कि जो आर्टिकल 214 है वो क्या करेगा, प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालय की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 216 गठन का प्रस्ताव, आर्टिकल 217 नियुक्ति दशाएं, आर्टिकल 219 शपथ, आर्टिकल 221 वेतन भत्तों की चर्चा, साथ ही साथ आर्टिकल 222 जो है वो स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव, आर्टिकल 225 क्षेत्राधिकार की चर्चा और साथ ही साथ आर्टिकल 231 साझा न्यायालयों की बात, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने आपसे चर्चा की। और हाई कोर्ट जो है ये यहां पर आपका समाप्त होता है। तो हम लोगों ने दोनों, यानी इससे पहले वाली क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की, अभी मैंने हाई कोर्ट की चर्चा की। तो अगर आपने दोनों वीडियो को देख लिया है तो ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाएगा नहीं। ज्यादातर प्रश्न इसकी नियुक्ति संबंधी दशाओं से पूछे जाते हैं कि इनकी नियुक्ति, या फिर योग्यताओं से पूछे जाते हैं, योग्यताओं से पूछे जाते हैं। दोनों से अभी तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिएगा। और ये क्लास एक बार आप सारे लोग शेयर जरूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही क्लास को शेयर जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से करते रहिए, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के जो है अकाउंट नंबर में 100 रुपीज का पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।